डिजीज़ कोज्ड बाय इश्चीरिया कोलाई। ई कोलाई के कारण जो है बर्ड्स के अंदर क्या क्या बीमारी कोज की जाती है, या फिर ई कोलाई इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं जो कि बर्ड्स के अंदर डिजीज़ के तौर पे देखे जाते हैं। फर्स्ट है कोली सेप्टिसीमिया, सेकंड है ओम्फेलाइटिस, थर्ड है कोली पेरिटोनाइटिस, फोर्थ है एयरसेकुलाइटिस, फिफ्थ है कोली ग्रेनुलोमा और लास्ट है सिक्स्थ इन्फेक्शियस एस्थीनिया। यानी कि मेन ई कोलाई इन्फेक्शन जो देखे जाते हैं बर्ड्स के अंदर, तो हम क्या क्या देखते हैं, कोली सेप्टिसीमिया देखते हैं, ओम्फेलाइटिस देखते हैं, कोली पेरिटोनाइटिस देखते हैं, एयरसेकुलाइटिस देखते हैं, कोली ग्रेनुलोमा देखते हैं और इन्फेक्शियस एस्थीनिया देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी बीमारियों को देखेंगे। तो पहले हमारे पास है कोली सेप्टिसीमिया। तो कोली सेप्टिसीमिया क्या होती है? कोली सेप्टिसीमिया जो है ई कोलाई के द्वारा कोज होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। डिजीज़ ऑफ यंग ग्रोइंग, तो जो छोटे चूजे होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 6 से 8 हफ्ते तक की होती है, 6 से 8 हफ्ते तक के जो भी छोटे ग्रोइंग चूजे होते हैं उनके अंदर हमें ये कोली सेप्टिसीमिया की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। और स्पेशली यानी कि इम्पोर्टेंटली ब्रॉयलर्स के अंदर। तो ब्रॉयलर्स जो चूजे होते हैं यानी कि ब्रॉयलर जो कि मीट पर्पज़ वाले चूजे होते हैं, जो कि कॉमनली हर एक फार्म के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो अगर 6 से 8 हफ्ते में 6 7 42 8 8 56, तो यानी कि जब उनकी लास्ट फेज में आएंगे, यानी कि वो सेलिंग मार्केट वेट जब अटेन कर लेंगे, यानी मार्केट के अंदर सेल करने का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम के ऊपर जो है उनके अंदर कोली सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ई कोलाई जो कि ओ सीरोटाइप ग्रुप का है, ग्रुप ओ सीरोटाइप का है। ई कोलाई जो कि ग्रुप ओ सीरोटाइप से बिलोंग करता है, वो ब्रॉयलर्स के अंदर कोली सेप्टिसीमिया कोज करता है। एक बात याद रखना कि जो ब्रॉयलर्स है उसकी मार्केट एज की बात करें तो वो 42 डेज होगी, और अगर हम 42 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आएगा, 7 6 42, यानी कि 7 6 42, तो 42 यानी कि 6 to 8 वीक्स, यानी मार्केट एज के टाइम पे जो है ब्रॉयलर्स के अंदर में कोली सेप्टिसीमिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो ई कोलाई का जो ग्रुप ओ सीरोटाइप है वो ब्रॉयलर्स के अंदर कोली सेप्टिसीमिया कोज करता है। ठीक है, क्लिनिकल साइंस की बात करें तो बर्ड की बॉडी है वो क्या क्या मैनिफेस्ट करेगी। पहला डायरिया होगा, बर्ड के अंदर में डायरिया देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, मोर्टेलिटी जो रेट है वो 5% तक होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 100 बर्ड हैं, 100 में से 5 बर्ड तो मरेंगे ही मरेंगे, इतनी तो होती ही होती है, नॉट मोर देन 5%। तो 5% से ज़्यादा एक भी मर सकता है, 2 भी मर सकता है, 3 भी मर सकता है, 4 भी मर सकते हैं, 5 भी मर सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो 5 तो मरेंगे ही मरेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5। ठीक है, तो क्लिनिकल साइन एक बार दोबारा बताऊँ तो डायरिया यानी कि दस्त लगाएंगे, दस्त। डिप्रेशन, बेचारा घनघोर डिप्रेशन में चला जा। क्यों चला जा? क्योंकि उसने यूँ ही नहीं पता कि उसके साथ होने के लग रहा है, वो बीमार है, एक बीमारी से ठीक होगा तो दूसरी आ जाए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी तो हो सकते हैं, तो वो जो होगा कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वही बात है, अगर कोई बच्चा है उसके एग्ज़ाम पास मारे हैं और उनके टीचर्स ने उनकी जो है एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, या फिर उनके टीचर्स ने कोई भी टीचर्स हो या फिर उनके घर वाला ने कह दिया भाई इतने नंबर लाने हैं, तो बच्चा प्रेशर मांग के आया, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उस तरह जो है बर्ड के अंदर एक बीमारी तो थी है पहले थे, और कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा, या फिर कुछ सही टाइम पर खाने ना मिले, या फिर वो भीड़ भड़ाके का एरिया में रहे यानी क्राउडिंग वाला एरिया में रहे, तो उसके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन नॉर्मली देखने मिलेगी। एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी देखने मिलेगी। अब बीमारी के अंदर किसने भूख लगा तो एनोरेक्सिया नॉर्मल सी बात है। डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी। स्नीजिंग, छींक कम छींक होगा। मोर्टेलिटी जो है 5% तक होगी, यानी कि 100 में से 5 बर्ड तो मरेंगे। ठीक है, तो अब लीजन्स की बात करें तो कोली सेप्टिसीमिया के अंदर क्या क्या देखने मिला। फिब्रिनस पेरी हेपेटाइटिस यानी कि लीवर की जो पेरी आउटर कवरिंग है उसके ऊपर फिब्रिनस डिपोजिशन मिलेगी, यानी कि अगर ये लीवर है तो लीवर की जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर एक येलोइश कलर की या वाइटिश कलर की जो है एक लेयर सी दिखाई देगी। वो लेयर जब उतारेंगे तो वो एक झिल्ली सी दिखाई देगी, मेम्ब्रेन सी दिखाई देगी। वो किस चीज़ की बनी होगी? फाइबर की बनी होगी। तो फिब्रिनस पेरी हेपेटाइटिस देखने मिलेगी। और फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस सेम टू सेम जो लीवर के ऊपर लेयर देखने मिलेगी, झिल्ली सी देखने मिलेगी या मेम्ब्रेन देखने मिलेगी, वह सेम टू सेम हमने हार्ट के ऊपर देखने मिलेगी, तो उसे हम फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कह रहा। तो लीवर
लीवर के अंदर एनलार्जमेंट देखने मिलेगी और लीवर के ऊपर फिब्रिनस एक्सुडेट भी प्रेजेंट होगा, यानी कि जो या फिब्रिन की लेयर है और ये लेयर है लीवर की आउटर कवरिंग है, इसका बीच में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, तो वो फिब्रिनस एक्सुडेट भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो एयर सैक जब आप उस झिल्ली से ना उतारेंगे तो उसके नीचे एक फ्लूइड सा देखने मिलेगा, तो उसके बाद फिब्रिनस एक्सुडेट क्या करा। ठीक है, एयर सैक जो बर्ड के एयर सैक होंगे वो थिकन हो जाएंगे, उनके अंदर वो थिकन यानी कि उनकी जो मोटाई है वह बढ़ जाएगी और उनके अंदर कोटिंग हो जाएगी किस चीज़ की, फिब्रिनस एक्सुडेट की। तो यह कोलीसेप्टिसीमिया की एक बात याद रखिए जो है या फिब्रिनस एक्सुडेट है, इसका जो मेन चीज़ है वह है फिब्रिन। तो फिब्रिन के ऊपर जाके अटैक करेगी, यानी कि अगर बॉडी के अंदर फिब्रिन जहाँ प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो फिब्रिन ने कंट्रोल में करेगी और फिब्रिनस एक्सुडेट कोज करेगी। ठीक है, तो इसके बाद फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस कोज कर देगी। ठीक है, तो फिब्रिनस एक्सुडेट प्रेजेंट है, फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस। तो अब फिब्रिनस एक्सुडेट के कारण जब एयर सैक की मोटाई बढ़ जाए या थिकनेस हो जाए, थिकंड हो जाए, जितना उसका जो साइज़ है, जितनी उसकी थिकनेस है वह अगर बढ़ जाए है, तो उस कंडीशन आप आए फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस। ठीक है, तो सीवियर केस के अंदर, क्रोनिक केस के अंदर या सीवियर केस के अंदर बहुत भयंकर टाइम के अंदर क्या है, ब्रोंकोनिमोनिया भी देखने मिलेगा और ट्रैकियाइटिस भी देखने मिलेगा। तो कोलीसेप्टिसीमिया की सीवियर कंडीशन के अंदर अपन ब्रोंकोनिमोनिया भी देखने मिलेगा और ट्रैकियाइटिस भी देखने मिलेगा। एक वर्ड याद रखिए, ब्रोंकोनिमोनिया। तो मोस्टली जितने भी डोमेस्टिक एनिमल होए या फिर जो भी अपने नॉर्मल बर्ड्स होए या पोल्ट्री बर्ड्स होए, उसके अंदर कोई भी बीमारी हुई तो ब्रोंकोनिमोनिया जो है कॉमन सी बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है तो मोस्टली ब्रोंकोनिमोनिया जो है कॉमन सी बात है। ट्रैकियाइटिस भी देखने मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया भी देखने मिलेगी। तो इसके बाद ये देखो, जो लीवर है, लीवर के ऊपर जो वाइट कलर की जो है या क्रीमी कलर की है, जो क्रीम लेयर सी दिखाई दे है, क्रीमी मेम्ब्रेन सी दिखाई दे, इसने कहा फिब्रिनस या फिब्रिनस लेयर है। ठीक है, फिब्रिनस पेरी एपेटाइटिस है। पेरी का मतलब आउटर और एपेटाइटिस का मतलब लीवर की जो आउटर कवरिंग है, उसकी लीवर की जो आउटर लेयर है उसकी पेरी एपेटिक लेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर फिब्रिन की लेयर डिपोजिट हो जाएगी, तो उसके यहाँ पे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगा और इसका बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वो फिब्रिनस एक्सुडेट को होगा। ठीक है, और यह हर्ट, अब हर्ट की कंडीशन देख कैसी हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगा जाए फिब्रिन की लेयर ने पूरा कवर अप कर लिया है, तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है। ठीक है, तो इसके बाद यो क्या चीज़ है, यह भी लीवर है। इसका लीवर कैसे हो, हर्ट क्यों को नहीं, क्योंकि लीवर का लोब है, यो फर्स्ट लोब, यो लीवर का सेकंड लोब। तो लीवर है, लीवर के ऊपर ये वो वाइट कलर की जो लेयर दिखाई दे है, तो वाइट लेयर है, समझ ले अब नई बनी है, तो फिब्रिनस पेरी एपेटाइटिस है। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखा तो फ्लूइड सा प्रेजेंट, तो उसके पास क्या है, फिब्रिनस एक्सुडेट। ठीक है, तो इसके बाद यो क्या है, यो है लीवर का फर्स्ट लोब, लीवर का सेकंड लोब, और ये वाइट कलर की बिल्कुल क्रोनिक है, सीवियर केस है, तो यह जो है फिब्रिनस लेयर है, फिब्रिनस पेरी हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो एक डायग्नोसिस की बात करें तो कोलीसेप्टिसीमिया थी, किसके बेसिस पे डायग्नोस करें, लीजन के बेसिस पे। जैसे कि हमने पीछे ने वो लीवर की कंडीशन देखी, पीछे ने अपन हर्ट की कंडीशन देखी, तो उसके बेसिस पे अपन डायग्नोस कराएंगे, आइसोलेट कराएंगे ऑर्गेनिज्म थी, आप हर्ट या हर्ट के अंदर से ब्लड निकालेंगे, उससे इस ऑर्गेनिज्म ना आइसोलेट कराएंगे। इन्होंने कहा पोल्ट्री के अंदर इतना खून होता है, नहीं पोल्ट्री के अंदर जो है हर्ट से जो है ब्लड निकाला जाए, पोल्ट्री का जो सामने का कौन सा है एक एरिया है, हाँ ब्रेस्ट एरिया है, वहाँ से एक नीडल पास करी जा है और वो उसका हर्ट के अंदर डाली जा है, तो वहाँ से इसका थोड़ा सा जो है 1 बूंद या 2 बूंद खून निकाला जाए, उसमें से इस बैक्टीरिया की जो आइसोलेट कराया जाए, फिर आइसोलेट कराया जाए, इनको 1-2 बूंद तक ये काम है, तो अपनी बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी के पड़ोसियाँ काम आओगी, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या करेगी, उससे आप इस बैक्टीरिया जो है कल्चर करेंगे, इस बैक्टीरिया के थोड़े से बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया बना लेंगे, तो उससे अपन पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन और कंट्रोल के अंदर क्या है, गुड हाइजीन, तो हाइजीन यानी साफ सफाई अच्छे से रखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट अच्छे से रखना पड़ेगा। ई कोलाई ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूबिक्विटस हों, यानी वो हर एक जगह पर मिले हैं। ई कोलाई की बात करें तो वो इंटेस्टाइन में नॉर्मली मिले हैं, तो इंटेस्टाइन यानी कि जो इनका नॉर्मल एरिया है ना जहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पर कंडीशन कोई बीमारी कोज नहीं करेंगी। लेकिन वह ई कोलाई अगर उसका नंबर उस एरिया के अंदर बढ़ जावे या फिर वह उस जगह से निकल कर दूसरी जगह पर चली जावे, तो वह उस दूसरे ऑर्गन के अंदर जो है बीमारी कोज करेगी। ठीक है,
तो ई कोलाई जो है वो हर एक जगह तो प्रेजेंट हुआ है, हर एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हुआ है, उसका पैथोजेनिक रोल भी है रहा है। और जब पुअर हाइजीन हो जाए या पुअर मैनेजमेंट कंडीशन हो जाए तो वही कोलाई बढ़कर है और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी चली जाए और बीमारी कोज करया करे। ठीक है, तो प्रिवेंट स्ट्रेस, तो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस का मतलब उनकी जो है क्राउडिंग तो बचाना पड़ेगा, यानी भीड़ भड़ाका वाला एरिया से, यानी कि 100 बर्ड की जगह है तो उसके अंदर अपन 500 बर्ड नहीं डालने, उसके अंदर 250-300 बर्ड नहीं डालने। 100 है तो 100 ही रखो, 70 रख लो, 100 रख लो, कम रख लो, लेकिन जो बर्ड हो वह अच्छा से खुशी तरह है, तो उनके अंदर क्राउडिंग ना हो। स्ट्रेस जो है उसकी प्रिवेंट करना चाहिए। गुड फीड देनी चाहिए बर्ड की, अपन अच्छी फीड देनी चाहिए और अच्छी अमाउंट में विटामिन देने चाहिए, ताकि जो है उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अच्छे से, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी अच्छे से बनी रहे, और जो अलग काम की विटामिन है वो अलग अलग ऑर्गन्स पर जाकर उनका अच्छे से मेंटेनेंस रखें। तो ओवर क्राउडिंग से अपन बचाने चाहिए, जो बर्ड हैं वो ओवर क्राउडिंग से बचाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओम्फेलाइटिस वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे।